हम बस 1 मिनट में शुरू करते हैं, आप लोग सेट कर लीजिए। हाँ 11 बजे फिर दिस इज नाइस हॉल, ये वाला हॉल अच्छा है। हाँ ये मैंने नहीं देखा था। आ गए क्या? आ गए? आइए आइए, आओ। शुरू करें जी? क्या हाल चाल? करें जी शुरू? ये वाली 1 मिनट पता थी मेरे को, इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। मोहित आप लोग जैसे ही बोलते हो तो शुरू करते हैं। आपकी आवाज़ सुन के तैयार हो गए एकदम। आई अंडरस्टैंड। सभी मीडिया के साथियों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पर, जिसके बारे में आप लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में मीडिया में भी चर्चा है और सब वर्गों में समाज के इसके बारे में चर्चा है, उस पर हम बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी हैं, मेरे साथ WWE रेसलर और उससे पहले साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टिंग में, उसमें कविता दलाल जी मेरे साथ हैं, जो खुद एक खिलाड़ी रही हैं। रंजीत उत्पल जी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ हैं, और योगेश्वर शर्मा जी मेरे साथ हैं। हम लोग आज ये सवाल करने के लिए आप सबके समक्ष हैं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे पहले सड़क पे किसान, उसके बाद अग्निपथ पर जवान, और अब जंतर मंतर पर पहलवान। हमें ये समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी समाज को किस दिशा में ले जाना चाहती है। क्यों लगातार खिलाड़ियों को बीजेपी नेताओं के द्वारा प्रताड़ित करने, छेड़ने के लगातार आरोप लग रहे हैं? क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता जो आरोपी हैं उनके पक्ष में नजर आते हैं, उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं? तो ये सवाल सबसे बड़ा आज के दिन में ये है कि क्या हम समाज को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां पर महिला खिलाड़ियों के लिए हम सारे रास्ते बंद करना चाहते हैं? कौन अपनी बेटियों को भेजेगा खेलों में अगर हर जगह से ये खबर आने लगे? पहले हरियाणा के खेल मंत्री पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर इंटरनेशनल खिलाड़ी जूनियर कोच को प्रताड़ित किया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कहीं पर भी जांच लगातार दबाव में हो रही है, मंत्री पद छोड़ नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं ये बयान अनर्गल हो सकते हैं। कितना हतोत्साहित हुए होंगे खिलाड़ी। और उसके बाद अब जो देखने को मिल रहा है वो जंतर मंतर पर हरियाणा की बेटियां बैठ करके ये कह रही हैं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने, उसके साथ उनके कई कोचेज ने प्रताड़ित किया, उनको लगातार उनको परेशान किया, और उसके बावजूद भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, कई बार के सांसद हैं, वो उस पद को छोड़ने को तैयार नहीं है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मैं दो बयान आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला, जो कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया, उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, खिलाड़ियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये दो तरह का रवैया क्यों है? जब हरियाणा में इसी तरह का केस, आपके खेल मंत्री के खिलाफ इसी तरीके का आरोप लगा,
तो आपने कहा कि ये बयान अनर्गल हो सकते हैं, पहले जांच हो उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। अब कल आपने बयान दिया जब आपने देखा कि समाज से चौतरफा दबाव है और इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए ख्याति अर्जित की है वो जंतर मंतर पर जाकर के बैठ गए हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर, तो आपने कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। खिलाड़ियों के साथ हरियाणा में भी गलत हो रहा था, खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है। दोनों जगह बीजेपी के नेता किसी भी हालत में अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। बार बार ये बिगुल बजाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा साफ और सीधा सवाल सरकार से ये है, इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे, और इन्वेस्टिगेशन का जो मूल सिद्धांत है, बराबरी का जो सिद्धांत है, वो कैसे कायम होगा जब एक जो आपके जो आरोपी हैं वो सभी बड़े पदों पर बैठे हैं, कोई मंत्री है, कोई कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, सांसद है, और दूसरी तरफ जो पहलवान है वो सड़क पर बैठे हुए हैं, वो अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो ये जो लॉ का जो सिद्धांत है कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, बराबर का मौका मिलना चाहिए दोनों पक्षों को, वो यहाँ पर डिफीट होता है कहीं ना कहीं। दूसरी बात कि आप हाईकोर्ट का भी अगर एक आदेश देखें तो उसमें हाईकोर्ट ने कहा था, स्पेसिफिक केस था, मैं उसको मेंशन कर रहा हूं, कि पोस्को के जो मामले होंगे, जो चाइल्ड एब्यूज के मामले होंगे, उनमें ओनस जो है वो आरोपी के ऊपर होगा कि वो साबित करे कि मैं दोषी नहीं हूं। तो वही सवाल मैं आज यहां समाज के सामने रखना चाहता हूं कि जो बेटियां अपनी आन बान शान और देश की आन बान शान को लेकर के आगे चली, सम्मान बढ़ाया, आज वो अपनी इज्जत आबरू को बचाते हुए अगर अपनी बात सामने रख रही हैं, तो हमारा समाज ये क्यों उम्मीद करता है कि ओनस उन्हीं के ऊपर है कि वो उठा करके अपनी सारी चीज़ों का खुलासा करें, सारे समाज के सामने बार बार चिल्लाती रहें, बार बार कहें कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो आरोपी है उसके ऊपर आंच तक ना आए, वो अपने पदों पर इसी तरह से बैठे रहें। तो मुझे लगता है कि उसी सिद्धांत के तरीके से यहाँ भी तमाम तरह का दबाव है, इन खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है। मुझे लगता है कि ओनस यहाँ पर भी आरोपियों पर है, चाहे वो हरियाणा में खेल मंत्री रहे संदीप सिंह हो, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो जो कि सांसद हैं बीजेपी के और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। दूसरा एक सवाल जो मैं सामने रखना चाहता हूं कि जब ये पहलवान, ये महिला पहलवान हैं या ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जब ये पदक जीतते हैं, तब हम कोई जाति, कोई इनका राजनीतिक पक्ष कुछ नहीं पूछते हैं कि ये किस पार्टी से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस मजहब से आते हैं। तब हम सेलिब्रेट करते हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं सारे राजनीतिक दल, तब हम इनको कहते हैं कि ये देखिए नाम रोशन किया और हमारे राज्य में किया है। आज जब ये शिकायत कर रहे हैं, आज जब ये अपनी प्रताड़ना, अपनी परेशानी बता रहे हैं, उस वक्त हम इन पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे ये वाजिब नज़र नहीं आता है, इससे ऊपर उठना चाहिए राजनीति में। एक अलग बात की विनेश फोगाट जो ये आरोप लगा रही हैं, जो जंतर मंतर पर खुद मौजूद हैं, जानी मानी पहलवान हैं देश की, उन्होंने कुछ दिन पहले 2021 का ये वाकया है, मोदी जी से मुलाकात की थी, और मोदी जी से मुलाकात के दौरान का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें मोदी जी ने कहा कि विनेश, मैं तुम्हें निराश नहीं देख सकता। तो आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, बीजेपी की पूरी लीडरशिप से ये पूछना चाहता हूं कि विनेश आज निराश भी है, हताश भी है, परेशान भी है, और 2 दिन से तीसरा दिन आज हो गया, जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं। मोदी जी के या खट्टर जी के कान पर जूं क्यों नहीं रेंग रही? बीजेपी के नेता किसी तरीके से इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, बोलने को तैयार क्यों नहीं है? और क्यों ऐसा नहीं होता कि महिला के आरोप लगाने पर इनके नेता एक बार तो सही, बार बार ऐसा कैसे हो सकता है कि हरियाणा में भी वही हो, कुश्ती संघ में भी वही हो? कहीं तो आप इस्तीफा देकर के एक नज़ीर कायम करें कि हाँ, हम एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, और इन खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए कि जो ये इतना खुल करके सामने आई हैं, कम से कम इनकी बात को फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर ट्रायल मिल सके। तीसरी बात जो सवाल है मेरे दो, मैं वो उठाना चाहता हूं कि अगर सब कुछ सही था, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महिला कोच के बयान अनर्गल हो सकते हैं, मुझे 2 बातों का जवाब चाहिए। अगर सब कुछ सही था संदीप सिंह की तरफ से, तो 1 करोड़ रुपए ऑफर क्यों किए गए महिला को? अगर वो सच्चे थे, अगर वो सही थे, तो 1 करोड़ रुपए का ऑफर क्यों किया गया महिला को? और दूसरा, अगर वो सही थे, अगर महिला कोच का ट्रांसफर सही था, तो उसका ट्रांसफर वापस क्यों किया गया? क्या वजह है पैर वापस खींचने की? क्या ये बेशर्मी नहीं है कि आप पैसा ऑफर करते हैं, जो आरोप लगा रही है महिला उनको, आप साथ में उनका ट्रांसफर वापस कर देते हैं, लेकिन
अपने मंत्री को पद से हटाने को तैयार नहीं है ताकि एक फेयर ट्रायल मिल सके। जो जो दो सवाल हैं जो मेरे जहन में दौड़ते हैं वो ये हैं कि एसआईटी एक हरियाणा सरकार ने बनाई थी, क्या हुआ उस एसआईटी का? खट्टर साहब क्यों नहीं बताते सामने आके कि उस एसआईटी का मकसद क्या था बनाने के पीछे? क्या उसका कोई टाइम सेट किया गया था कि इतने समय के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे? क्या वो समय बीत चुका है? वो रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं हुई है? इससे जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि वो एसआईटी महज दबाव बनाने के लिए बड़े बड़े सीनियर अधिकारियों की एसआईटी बनाई गई थी ताकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा सके, उन पर लगातार दबाव बना रह सके और एक काउंटर फाइल तैयार की जा सके, ब्लैकमेल किया जा सके जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको। और आखिरी चीज़ जो हम बीजेपी को ये चुनौती भी देना चाहते हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से हरियाणा की बेटियां परेशान होती रही, अगर इसी तरीके से संदीप सिंह के मामले में या बृजभूषण शरण सिंह के मामले में बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अमित शाह जी का हरियाणा में स्वागत नहीं होगा। अमित शाह जी का हरियाणा आगमन पर विरोध होगा और ज़बरदस्त विरोध होगा। अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आरोपी नेताओं को बचाने पर तुली है, हरियाणा की बेटियों का अपमान करने पर तुली है, तो हरियाणा की जनता उनका हरियाणा के अंदर किसी भी कीमत पर स्वागत नहीं करेगी। ये हम उनको चेतावनी साफ तौर पर देना चाहते हैं। मैं कविता जी से कहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें एक महिला खिलाड़ी होने के तौर। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और जो भी आज हमारे देश के स्टार खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जब वो ओलंपिक में मेडल जीत कर लाए तो हर भारतवासी को गर्व महसूस हुआ था, और आज जब वो अपनी आप बीती बताते हैं तो हर भारतवासी को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और ये आज से नहीं बल्कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आज वो जो जो बातें बता रहे हैं, हर बार जितने भी फेडरेशन के जो राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए जिनका खेलों से कोई वास्ता नहीं है, उनके हाथों में खेल संघों की कमान दी गई है और वो दिन रात लड़कियों का शोषण करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको इसी तरीके से मारने की धमकियां दी जाती हैं, उसका कैरियर बर्बाद कर दिया जाता है, उस पर लाइफ बैन लगा दिया जाता है, उसका सिलेक्शन काट दिया जाता है। जो खिलाड़ी अपना सब कुछ न्यौछावर करके सिर्फ देश के नाम पर खेलते हैं, उनके मन में सिर्फ एक देश भावना होती है, तिरंगे को कैसे मान सम्मान दिया जाए इस भावना से खेलते हैं। और हमारे देश में वो राजनेता वो कमरे में बैठकर ये ताना बुना बुनते रहते कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को हम अपने कमरे तक लेकर जाएं। ये हमारे देश की हकीकत है, हमारे संघों की। आज विनेश फोगाट जो अपनी आप बीती बता रही है वो बिल्कुल सही है, और मैं एक खिलाड़ी होने के नाते मैं भी अपनी आप बीती आप लोगों को बताऊंगी। जो भी खिलाड़ी मेडल की उसमें कतार में होते हैं, उन्हीं के ऊपर इस तरीके के ये लोग हरकतें करते हैं। मैं साउथ एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टिंग में, मेरे सामने भी ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई थी, लेकिन हम लड़कियां अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को बचाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। और जब बात सर के ऊपर से चली जाती है, पानी जब सर से ऊपर चला जाता है, तब मजबूर होकर मीडिया के सामने आना पड़ता है। जब मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आई, या तो मैं सिस्टम से टकराती, लड़के वहीं पर अपने आप को ख़त्म कर लेती, क्योंकि हम खिलाड़ी, हम महिलाएं उसी समाज में आज जी रहे हैं जिस समाज में अगर हम 5 मिनट के सफ़र, बस का सफ़र भी करते हैं और उसमें हमारे साथ महिलाओं के साथ कोई हरकत होती है, तो उसमें 10 में से 4 लोग ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कि लड़की की गलती होगी। वहाँ लड़कियां हिचकती हैं अपनी बात को सामने रखने के लिए। या तो मैं उस सिस्टम से टकरा जाती, लड़ जाती, या फिर मैं अपना रास्ता बदल लेती। मुझे अपना स्वाभिमान प्यारा था, आत्मसम्मान प्यारा था, मैंने अपना रास्ता बदला और मैं वेट लिफ्टिंग से WW में अपना कैरियर बनाने चली। और वहाँ पर भी मैंने एक इतिहास रचा। हम लड़कियाँ, हमें बहुत कम मौके मिलते हैं बाहर निकलने के, और जब भी मौके मिलते हैं हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। हर पल हम ये सोचते हैं कि हम अपने देश की गरिमा को, देश की संस्कृति को कैसे बचाएं। जिस तरीके से मैं WWE में सूट सलवार पहन के मैंने रेसलिंग खेली ताकि मेरे पीछे जो लड़कियां आई उनको किसी तरीके की बाधा ना आए, उसी तरीके से हर लड़की यही सोचती है कि हमें मौका मिला है तो हमारे आने वाली लड़कियां हैं उनको भी बराबर मौके मिलते रहें।
लेकिन जब इस तरीके की हरकतें होती हैं तो हमें शर्म आती है बताने से कि जो लोग हमें इस इज्जत की नज़रों से देखते हैं वो लोगों की नज़रों में हमारी इमेज क्या होगी, कौन अपनी लड़कियों को बाहर निकालेगा, कौन स्पोर्ट्स में भेजेगा। तो ये हमारे हकीकत है हमारे संघों की, जिन लोगों का खेलों से, खेलों के मैदान से कोई वास्ता नहीं, जिन्होंने मेडल का जुनून कभी नहीं पाला, जिन्होंने उस जुनून के पीछे का संघर्ष नहीं देखा, वो लोग आज प्लेयरों की छाती पर बैठे हुए हैं, वो उनको मनमर्जी से चलाते हैं। तो मैं ये पूरी मीडिया से, पूरी सरकार से ये मांग करना चाहते हूँ कि जिनका खेलों से कोई वास्ता नहीं, उनको खेल संघों में कोई जगह नहीं दी जाएगी। और ये जितनी भी हरकतें हो रही हैं, हर जगह बीजेपी के ही क्यों लोग इसमें शामिल हैं, इसका मैं एक कारण समझती हूँ कि क्योंकि हमारे कानून में, हमारे संसद ने, हमारी मौजूदा सरकार ने या पहले भी जो सरकारें रही, उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाया जिससे ये जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उनके मन में डर पैदा हो। ये उनकी ढील है, ये सरकार की ढील है, ये नपुंसकता मानती हूँ मैं सरकार की। हमारी लड़कियां आज सुरक्षित नहीं हैं और इसी तरीके से ये हरकतें होती रहेंगी अगर सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, कोई कानून नहीं बनाया। धन्यवाद। कौन से साल में हुआ था और कौन थे वो लोग, क्या वो भी फेडरेशन के थे वेट लिफ्टिंग वाले? देखिए बिल्कुल फेडरेशन के थे, ये 2008 की बात है और मैंने वेट लिफ्टिंग में एशियाड, वर्ल्ड और ओलंपिक का क्वालिफाई करने भी मैं गई थी, लेकिन 2008 में मैं गवर्नमेंट जॉब में थी एसएसबी में। वहाँ पर मुझे इस तरीके से बांधा गया था, मैं परमिशन के लिए प्रयास कर रही थी कि किसी तरीके से मुझे परमिशन करने का मौका मिले। हमारे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस हरभजन सिंह, उन्होंने भी इसी तरीके की हरकतें की थी, लेकिन मैं उनके चंगुल में ना फंसकर मैंने अपने 16 साल का, 17 साल का कैरियर एक साइड में रख के मैंने अपना ट्रैक चेंज किया, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से निकली हुई लड़की हूँ, किसान परिवार से, और मैं इतनी सक्षम नहीं थी। और सबसे पहले मैं घबरा इस बात से गई कि अगर मैं ये चीज़ें अपने परिवार के सामने रखती हूँ तो शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले बाहर निकलने का। मेरा कविता जी की इस बात पे यही कहना है जो हम पहले कह रहे थे कि ये महिलाओं को, लड़कियों को बहुत कम मौके मिलते हैं। परिवार बहुत हौसला जुटा करके, बहुत उनके पीछे मेहनत करके उनको इस तरीके का मौका देते हैं कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर घर से बाहर निकल के अपना नाम कमा सकें, देश के लिए ख्याति अर्जित कर सकें। अगर हम इस तरीके के एग्जाम्पल्स एक के बाद एक सेट करते चले जाएंगे कि महिला खिलाड़ियों के साथ खेलों में छेड़छाड़ होती है, उनके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके जो संघ के अध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं, वो उनका कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको प्रताड़ित कर सकते हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसे एग्जाम्पल्स हम सेट करते चले गए तो आज हिंदुस्तान में बेटियां जहां तक पहुंची हैं, खेलों में जिस तरीके की ख्याति अर्जित की है, वो धीरे धीरे सारा माहौल डिटेरियोरेट होता चला जाएगा। बहुत संघर्ष के बाद लड़कियां यहां तक पहुंच पाई हैं। वो सारा माहौल इस एक पॉलिटिकल पार्टी की इस सोच की वजह से ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए कि लड़कियां कुछ भी कहें, हमें सिर्फ अपने पॉलिटिकल नेताओं को फेवर करना है, उनको बचाना है। मैम अब आप सामने आ रहे हैं तो क्या कोई शिकायत अब आप दर्ज करवाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि लड़की जो है पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन अब मैं सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ये घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाई हैं। अब अगर बात सिलसिला शुरू हुआ है दिल्ली में जंतर मंतर पर, तो हमारा फर्ज है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो किसी के साथ, ये उजागर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन बहनों को बचा सकें और ये जो फेडरेशन में तब्दीली होनी चाहिए और जो ये सिस्टम बदलना चाहिए, ये बदला जा सके टाइम से, क्योंकि अब तक अगर नहीं किया गया है, पता नहीं किस बात का इंतज़ार हो रहा है हमारे देश में। हर तरीके की घटनाएं, हर रोज़ बलात्कार हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए और तो आपको मामला दर्ज देखिए, फिर हम वही गलती कर रहे हैं, हम फिर वही कर रहे हैं कि ओनस आपके ऊपर है। आप मामला दर्ज कराइए,
आप जांच का हिस्सा बनिए, आप सारी चीज़ें करिए। और जो ऑफिसर जिनके बारे में ये कह रहे हैं, इन्होंने तो कहा कि ऐसा इनके साथ प्रयास किया गया था और इन्होंने अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया। हमारा पहला सवाल समाज के तौर पे, मैं बहुत चिंतित हूँ इस चीज़ को लेके कि हम पहला क्वेश्चन उसी पर करते हैं जो आरोप लगाते हैं। और तो जिनका भी नाम ले रहे हैं अब तक तो इन्होंने उजागर नहीं करा, तो छुपी बात है। अब आप क्या चाहेंगे कि आपने उनका नाम लिया है, आपकी बात मैं नहीं करता हूँ रागी, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करती हैं, तो आप क्योंकि सामने हैं, उनका नाम भी ले रहे हैं। देखिए, अब काफ़ी टाइम हो चुका है इस बात को। अब उनसे कोई, मुझे नहीं पता वो अब मीटू के केसेस कितने हो गए? बिल्कुल मीटू के, आपने देखा 20 साल बाद हुए। आप अपने स्पेसिफिक ये स्पोर्ट्स का मीटू, कार्रवाई की मांग ये स्पोर्ट्स का मीटू मोमेंट है मुझे लगता है। देखिए मांग, मेरा जो मैटर है वो काफ़ी टाइम हो गया। मुझे नहीं पता वो इंसान अब जिंदा भी है इस दुनिया में या नहीं। उस टाइम भी वो काफ़ी एजेड थे। तो आगे आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्या करेगी सारे इशू को लेके 29 के अलावा? वो तो आपने कर दिया। आप पहले कंप्लीट कर दीजिए उसे। जी, मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की हरकतें आगे किसी और के साथ ना हो। इस तरीके का कानून बने, इस तरह के संगठन बने, खिलाड़ी ही इस खेल संघों में जाएं, उन्हीं को खेलों की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि वही समाज को चला सकते हैं, वही खिलाड़ी की परेशानियों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको कोई जानकारी है कि वेट लिफ्टिंग में क्या अभी भी सिचुएशन ऐसी है लड़कियों के लिए? बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि सिर्फ ये रेसलिंग में नहीं, जो आज रेसलिंग की आवाज़ उठेगी, हर संघ में इसी तरीके की हरकतें होती आई हैं। आप चाहें तो स्ट्रिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। अनुराग जी बताइए, अनुराग जी, आपने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। संदीप सिंह को आपने बड़े बड़े दावे किए कि हम घेरेंगे, हम उनको ये नहीं करने देंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इतने दिन हो गए, आप दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने कोई प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, जैसा कि आप लोग दावे कर रहे थे? ये आप भी सिर्फ महज एक खाना पूर्ति कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया और आपने भी एक खाना पूर्ति कर दी, 4 दिन झंडे, 4 लोग जाके झंडे फहराए। इससे आगे क्या, जिस एग्रेशन के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे थे, क्या वो कहीं दिखाई देगा? क्या संदीप सिंह को और सरकार को आम आदमी पार्टी कहीं घेरने की कोशिश करेगी? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी अपनी उस मांग पर लगातार आज भी टिकी हुई है कि किसी भी हालत में संदीप सिंह को खेल मंत्री, अगर उन्होंने वो पदभार छोड़ भी दिया है तो मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो जब तक वो प्रोटेक्शन लेकर के घूम रहे हैं, जब तक सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, तब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के कई तरीके इस्तेमाल किए। हमने महिलाओं के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश में एक थाली बजाओ अभियान चलाया ताकि खट्टर साहब को थोड़ी सी लाज आए, थोड़ी सी शर्म आए, वो इस पर एक्शन लें। हमने उसके बाद संदीप सिंह के घर का घेराव किया, जिसके नतीजे के तौर पे आपने देखा कि उसी दिन शाम को वो नोटिफिकेशन जारी किया गया कि खेल विभाग अब इनके पास नहीं है। हमने सवाल ये है कि अब तो संदीप सिंह फील्ड में उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो तो आप क्या करेंगे? आप उनका ग्राउंड में उतर के या सिर्फ स्टेटमेंट तक? देखिए, बिल्कुल उनका विरोध होगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि सिर्फ संदीप सिंह जी का विरोध नहीं होगा। अगर ये महिला विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की नहीं बदली और स्टर्न एक्शन नहीं लिया गया दोनों मामलों पर, तो बिल्कुल विरोध होगा। संदीप सिंह का भी विरोध होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी विरोध होगा, और उनके जो शीर्ष नेतृत्व जो हरियाणा में आने की ऐलान उन्होंने किया है, हरियाणा में आएंगे, हम उनका भी विरोध करेंगे और हरियाणा की जनता भी उनका विरोध करेगी। ये बातें अननोटिस नहीं जाएंगी। ये किसी और पॉलिटिकल मुद्दे की तरह इनको बरगलाया नहीं जा सकेगा, इन चीज़ों को पीछे नहीं किया जा सकेगा। ये लाइमलाइट में ये मुद्दा लगातार रहेगा। आम आदमी पार्टी का लगातार ये प्रयत्न है, लगातार ये कोशिश है कि महिलाओं की इस आवाज़ को बुलंद कर सके। दिल्ली में महिला खिलाड़ी जो धरने पर बैठी हुई हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अभी उस स्थान पर नहीं चाहते, वहाँ पर नहीं चाहते, इसलिए हमारी लीडरशिप वहाँ अभी नहीं जा रही है। हम लगातार संपर्क में हैं खिलाड़ियों के, और हमने उनको अपना आश्वासन, अपना समर्थन भी दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक ट्वीट करके उसके माध्यम से दोनों मामलों को, संदीप सिंह जी के मामले को भी मैं कम से कम मैं वो सीएम साहब के 72 घंटे का इंतज़ार ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बार वो इस मामले पर बोले हैं और एक पॉजिटिव टोन में बोले हैं। पहले उन्होंने कहा था कि अनर्गल बयानबाजी होती है इस तरीके की, और इस पर तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोप सही है या गलत है।
आज अगर उन्होंने ये कहा है कि हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और 72 घंटे में सब कुछ सुलझ जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ कुश्ती संघ के बारे में बात नहीं कर रहे थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो संदीप सिंह के मामले पर भी बात कर रहे थे, जो आज भी हरियाणा संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं, हरियाणा ओलंपिक संघ के। वो पद उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पद है, वहाँ से भी बहुत प्रेशराइज किया जा सकता है, प्लेयर्स के साथ गलत किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, तो उनका मतलब है कि वो दोनों, जो अब ये घटना हुई उन खिलाड़ियों के साथ भी, और जो महिला कोच जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हरियाणा की जिन्होंने पहले आरोप लगाया संदीप सिंह पर, उनके साथ भी खड़े नजर आएंगे और कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस पर सरकार लेगी। अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो हम जनता के कोर्ट में हैं लगातार। हमने कई सारे इस पर मैंने पहले भी बताया कि प्रदर्शन भी किए, कार्यक्रम भी किए। हम पेवा में भी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी हमने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया हुआ है। वहाँ हम घर घर तक जा करके एक एक व्यक्ति को ये बता रहे हैं कि आपने जिस व्यक्ति को चुना था वो चंडीगढ़ जा करके किस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, यहाँ पर ऑपोजिशन के तौर पर अपनी आवाज़ लगातार खिलाड़ियों की आवाज़ में मिला रहे हैं, और आगे भी ये क्रम इसी तरीके से जारी रहेगा। संदीप सिंह के मामले में जो आरोपी महिला है उसने आरोप लगाया था कि उसको पैसे का ऑफर दिया गया है। आज तकरीबन 15 से ज्यादा दिन हो गए हैं, ना तो वो आरोपी सामने आ रही है, ना पुलिस कहाँ जांच कर रही है, कुछ बता रही है। तो क्या लग नहीं रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उस महिला पर दबाव बनाकर किसी तरह की कोई सेटलमेंट हो गई पर्दे के पीछे? देखिए, बिल्कुल, मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि वो 1 करोड़ रुपए क्यों दिए। अगर निर्दोष हैं संदीप सिंह को, उनको लगता है कि वो निर्दोष हैं, तो 1 करोड़ रुपए क्यों ऑफर हुए, और ऑफर हुए तो वे व्यक्ति कौन था, उनके क्या रिलेशन से थे संदीप सिंह के साथ, वो उनका कितना करीबी है, और ये 1 करोड़ रुपए हर महीने देने के लिए आ कहां से रहे थे। ये ब्लैक मनी क्या संदीप सिंह अपने मंत्री पद का इस्तेमाल करके अर्जित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि ऑफर की जा रही थी महिला को। और आज भी जो स्थिति है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी ये कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना हमें आज तक ये पता चला कि हरियाणा की एसआईटी बनी क्यों थी, जो हरियाणा के शीर्ष ऑफिसर्स को मिला करके बनाई गई थी। ना हमें ये समझ में आ रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जा किस दिशा में रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सारे सबूत जो हैं वो महिला खिलाड़ी से बार बार मांगे जा रहे हैं, उनको पूछताछ के लिए बार बार उनको ही बुलाया जा रहा है। और अब जब सरकार ट्रांसफ़र वापस करती है महिला कोच का, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हर तरीके से चारों तरफ से सरकार ये छूट दे रही है कि आप जैसे दबाव बना सकते हैं वैसा दबाव महिला कोच के ऊपर बनाएं, ताकि इस मामले को दबाया जा सके। हमारा साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक महिला या एक खिलाड़ी का मामला नहीं है। इस तरीके से अगर मामले दबाए जाएंगे तो ये महिला विरोधी सोच दर्शाता है, और प्लेयर्स को आगे आने में काफ़ी दिक्कत होगी अगर इस तरीके की भावनाएं रहेंगी। आपने एक मुद्दा उठाया कि खेल संघ के अध्यक्ष हैं वो खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन अगर हम हरियाणा को देखें तो खेल मंत्री ही संदीप सिंह को खुद एक खिलाड़ी हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरीके से आपने बताया कि खिलाड़ी को जो है वो अध्यक्ष बनाना चाहिए, किसी की मानसिकता पर सवालिया चिन्ह तो आपने लगाया कि खिलाड़ी ही उस संघ को जो है अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा के अंदर दोनों उदाहरण आपको स्टेट में भी मिल रहा है और नेशनल लेवल पे भी दोनों उदाहरण आपको देखने। ये दोनों बिल्कुल अलग मामले हैं, और ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लंबे समय से खिलाड़ियों की मांग चली आ रही है कि जितने भी खेल संघ हैं उस पर राजनीतिक दबदबा कम होना चाहिए, राजनीतिक इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। उसके मैं आपको नेगेटिव्स बता देता हूँ, क्योंकि राजनीतिक इंटरफेरेंस, अब वो 6 बार के सांसद हैं, यहाँ पर आप देखें हरियाणा ओलंपिक संघ के साथ साथ वो मंत्री भी हैं, तो उनका राजनीतिक रसूख जो है, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो अगर वो सिर्फ प्लेयर हैं जिनको कि उस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है तो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उनके खिलाफ। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल क्लाउट रखते हैं तो उनके खिलाफ किसी तरह की कोई जांच नहीं हो पाती, वो संघ को मनमाने तरीके से चलाते हैं। और ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि अगर किसी प्लेयर को बनाया जाए तो कोई रॉन्ग डूइंग होगी ही नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन प्राइमा फेसी जो पहले तौर पर जो खिलाड़ियों की मुश्किलें हैं उनको वो अगर कोई खिलाड़ी अध्यक्ष हो तो वो समझ सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, जांच भी हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लाउट इस तरीके का नहीं होगा जो आज की स्थिति में बड़े बड़े राजनेता इन पदों पर बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ कोई जांच भी नहीं कर सकता, राजनीतिक दबाव आ जाता है। देखिए, पार्टी लगातार ये कह रही है कि कानून व्यवस्था का मजाक कम से कम नहीं बनाना चाहिए, और कहीं ना कहीं सोच समझ कर के इस तरीके के फैसले लेने चाहिए। हालांकि ये पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, और राजनीतिक इस्तेमाल हम सब ने देखा है कि इन पावर्स का राजनीतिक इस्तेमाल
लगातार पहले भी होता रहा है, चाहे वो कोई भी अपराधी हो, चाहे वो कोई भी राम रहीम की बात हो, चाहे या और किसी भी व्यक्ति की बात हो, इनको पैरोल को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर कानूनी रूप से कहीं कोई व्यवस्था है तो हो सकता है, लेकिन अगर कानूनी रूप से इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए आप करते हैं तो वो बेहद गलत बात है। जी, मैं बिल्कुल उन खिलाड़ियों के साथ हूँ और उनका समर्थन करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप सिंह इस मामले में पहले भी बात में रहे, उन्होंने अपने गठन किया था और उसको जो उन्होंने टीम बनाई थी उसको दरकिनार कर दिया साइन करने से। देखिए, बिल्कुल वो मेरी जानकारी में वो मामला है कि इन्होंने अपना अलग संघ बनाया था। वो इनकी आपसी तकरार, किसी तरीके की राजनीतिक तकरार है, जिसकी वजह से कि यहाँ के संघ को रिजेक्ट करके और अलग तरीके से फेडरेशन ने फैसला लिया था, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब मामले अब पीछे छूट गए हैं। एक खिलाड़ी होने के तौर पर संदीप सिंह जी ने जो गौरव हासिल किया था, वो एक दूसरी खिलाड़ी को प्रताड़ित करके, और उनके जिस तरीके के आरोप हैं वो बहुत ही शर्मनाक है संदीप सिंह के लिए कि एक खिलाड़ी होते हुए उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से कि उनको शर्मिंदा होना पड़े, उनके परिवार को, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को, उनके लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। तो मुझे लगता है कि वो खिलाड़ी वाला चेहरा वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। एक मझे हुए राजनेता के तौर पर वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में। ये बेहद शर्मनाक है। ऐसे मामलों में कोई भी ऐसी शिकायत आए तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है, और जिसमें प्राइमा फेसी नज़र आ रहा है, ये खिलाड़ी झूठ क्यों बोलेंगे? कोई कारण तो समझाए मुझे कि ये इंटरनेशनल अपना फेम हासिल कर चुके हैं, ओलंपिक मेडल्स ले चुके हैं, इनके लिए खेल में अब उस तरीके की कोई इनके ऊपर दबाव नहीं है कि इनको उस खेल में रहना ही है। ये जो टॉप मोस्ट जो मेडल्स ले सकते थे वो ले चुके हैं, देश को ख्याति दिलवा चुके हैं, तब ये आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी उस वॉइस में होनी चाहिए, मानना चाहिए सरकार को, और प्राइमा फेसी उसको सही मानते हुए तुरंत इस्तीफा इन दोनों लोगों को देना चाहिए, संदीप सिंह को मंत्री पद से और बृजभूषण शरण सिंह को सांसद के पद से। आप देखिए, ऐसे व्यक्ति की तो आप बात मान रहे हैं जो खुले कैमरे पे, टीवी के कैमरे पे जो ये कहता है कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, ऐसे व्यक्ति को आप सही मानते हैं। और दूसरी तरफ खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए ख्याति अर्जित की, अपना खून पसीना बहाया, उनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मुझे लगता है समाज ऐसे, देश ऐसे नहीं चल सकता, देश ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। इन दोनों लोगों को अपना पद तुरंत प्रभाव से छोड़ना होगा या फिर इन्हें बर्खास्त किया जाए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दबाव है। जो समय दिया जा रहा है, जो बार्गेनिंग की जा रही है, पैसा ऑफर किया जा रहा है, ट्रांसफ़र वापस किया जा रहा है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि एक समय लिया जा रहा है जिसके दौरान लगातार महिला खिलाड़ी पर दबाव बनाया जा रहा है। इसमें कोई ना दिखने वाली बात ही नहीं है, साफ तौर पे नज़र आ रहा है। तो इसका हमने शंका पहले भी जाहिर की थी, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं, वो डेपुटेशन पे, उनको वापस जाना है अपने कैडर में। 100% दबाव की गुंजाइश लगातार बनी रहती है, और इसको ओवर रूल करने के लिए ही हमने कहा था कि इसकी जुडिशियल ओवरसी इसको करना चाहिए, इस पूरे मामले को। कोई या तो सिटिंग जस्टिस हो हमारे, या फिर एक्स जस्टिस हो, रिटायर्ड जस्टिस हो, उनकी अध्यक्षता में ये जांच होनी चाहिए थी। तब एजेंसी इधर से उधर नहीं कर पाती कोई भी चीज़, और सारे फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट सही दिशा में इस जांच को ले जा सकता था। जी देखिए, ऐसी मेरे साथ की भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इन चीज़ों को झेल कर जा चुकी हैं। आज वो एक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी बिता रही हैं। वो कभी इस तरीके से सामने आना नहीं चाहेंगी। लेकिन एक खिलाड़ी कितना बोले, कितना लड़े उनके साथ। जब आप एक लड़की, बड़ी मुश्किल से तो उसको मौका मिलता है, और वो इतना अपना 100% दे के दिन रात एक करके इस लेवल पर पहुंचती है कि वो देश को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पर जब उसको इस तरीके से घेरा जाता है, उनकी मन मर्जी से उनके खाने में भी कुछ मिला दिया जाता है, उसको डोप पॉजिटिव भी कर दिया जाता है, उसके सामने ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा कर दी जाती हैं कि वो मजबूर हो जाता है या तो छोड़ दे या फिर उनके बहकावे में आ जाए। इस तरीके की जो माहौल बनाया जाता है, उस दौरान
मेरा अपना जो व्यक्तिगत जो फैसला था, मैंने ये तय किया था, मेरा जो टारगेट था, मैंने जो एक टारगेट तय किया था कि इनसे लड़ने की बजाय, समय फिजूल वेस्ट करने की बजाय मैं अपना रास्ता बदलूं और उस पर मेहनत करूं। मैंने ये अपना रास्ता चुना और मैं उस पर चली और उस पर कामयाब भी हुई। आपके साथ कोई इस तरह का वाकया पेश आया, कोई कोच या किसी को परिस्थितियाँ बनाई गई थी एज इट इज सेम, और लेकिन मैं उनके चंगुल में ना फंस के, मैंने कहा ना, जो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है उसकी जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं। देखिए, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, समय आने पर नाम भी ले लिया जाएगा। धन्यवाद।